क्योंकि आने वाला चुनाव है। इस क्योंकि के पहले जो कुछ भी है वो आज आप शंखनाद में देखने जा रहे हैं। शुरुआत उस जनसंख्या नियंत्रण कानून से करते हैं जिस पर घमासान मचा हुआ है। कौन नहीं जानता कि जनसंख्या ने इस देश का क्या हाल कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके हमारे देश में इसी जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के सामने अवरोधक आ रहे हैं। अलग अलग नेताओं के अलग अलग भाव हैं क्योंकि आने वाला चुनाव है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आज पूरे देश को इस पर सोचने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव होने जा रहे हैं और इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये फिर से विभेद पैदा करना चाहते हैं। देश के अंदर ये कानून लगाना चाहते हैं। हम कहते हैं ये देश का कानून कुदरत के कानून के खिलाफ है। जनसंख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये अपने आप में समेटे हिंदुस्तान की पूरी सियासत है। जनसंख्या सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि वोट बैंक भी है। जनसंख्या सिर्फ एक भीड़ भी नहीं है, बल्कि हिंदू मुसलमान का ये एक सियासी खेल भी है। निजाम ये है, कुदरत का तो निजाम ये जो कुदरत बनाई है हमारी, आप सब एक ही अल्लाह के बनाए हुए हैं, लेकिन उसका अल्लाह का निजाम तो ये कि शादियां होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, किसी के ना भी होते, किसी के एक ही पैदा होता है। तो अब हम उस निजाम को बदलना चाहते हैं। ये देश के विकास का मुद्दा है, ये धर्म और राजनीति का मुद्दा नहीं है। जनसंख्या देश की दशा और दिशा तय करती है। जनसंख्या सीटों का निर्धारण करती है, तो दिल्ली की गद्दी का फैसला भी यही जनसंख्या करती है। जनसंख्या नियंत्रण ड्राफ्ट सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि चुनावी मुद्दा भी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जब सरकार में शामिल दो दलों की नीतियां ही स्पष्ट नहीं है, बीजेपी से अलग राय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रख दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी से अलग राय अगर आप रख रहे हैं, आपकी मंशा ठीक है, तो कुर्सी छोड़िए, बीजेपी का साथ छोड़िए। जहां तक नीतीश कुमार जी के बयान का संबंध है, उन्होंने कहा है कि मैं इसका समर्थक हूं, लेकिन कानून बनाने भर से ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा नहीं मानते हैं। इसलिए अतिरिक्त विचार विमर्श की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून का बिल तैयार हुआ तो लपटें बिहार तक पहुंच गईं। सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं की जागरूकता पर जोर दिया तो डिप्टी सीएम रेणु देवी ने पुरुषों की जागरूकता का मुद्दा उठाकर उनका विरोध एक तरह से कर दिया। जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि पुरुषों में नसबंदी को लेकर काफी डर देखा गया है। बिहार के कई जिलों में तो नसबंदी की दर मात्र 1% है। महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए सरकारी अस्पतालों में कई सुविधाएं दी जाती हैं, मगर इन सुविधाओं का लाभ महिलाओं तक तभी पहुंचेगा जब घर के पुरुष जागरूक होंगे और महिलाओं को अस्पताल तक लेकर जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। बीजेपी इस बिल को विकास से जोड़ रही है, जिसे इसमें रोजगार, शिक्षा और सुविधा जैसी समस्याओं का हल दिख रहा है, जिसे इसमें न्यू इंडिया की तकदीर नजर आ रही है। जनसंख्या नियंत्रण तो आवश्यक है, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी और उपलब्ध संसाधन दोनों के बीच में संतुलन बनाने के लिए
जो हमारे पास संसाधन हैं उन संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग हो सके, इसलिए जरूरी है कि जनसंख्या की नीति तो आनी चाहिए। लाल किले की प्राचीर से अपने दूसरे कार्यकाल में पीएम मोदी ने साफ किया था कि 2.0 में जनसंख्या नियंत्रण पर बड़ा खेल होने वाला है, जिसकी तैयारियां अब तेज हो गई हैं। बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। 6 अगस्त को प्राइवेट मेंबर बिल में जनसंख्या नियंत्रण पर राज्यसभा में चर्चा हो सकती है। सूत्रों की माने तो गोरखपुर के सांसद रवि किशन लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर निजी बिल पेश करेंगे। निजी सदस्य विधेयक 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा। मॉनसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर यूपी से सियासी हवा उठी और बिहार तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या को महिलाओं की जागरूकता से जोड़ा है। आंकड़े भी बताते हैं कि साक्षरता का सीधा कनेक्शन जनसंख्या से है। जैसे जैसे महिलाओं की साक्षरता बढ़ती जा रही है, जनसंख्या में नियंत्रण भी बढ़ रहा है। आइए कुछ आंकड़ों के जरिए महिलाओं की पढ़ाई कैसे प्रजनन दर पर असर डालती है उसके बारे में आपको जल्दी से दिखा देते हैं। जो महिलाएं बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, उनमें प्रजनन दर 3% तक है। 3% प्रजनन दर का मतलब समझिए कि कितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ती है। जबकि बेसिक लिखना पढ़ना जानने वाली महिलाओं में ये प्रजनन दर 2.5% 2.5% तक पहुंच जाती है। वहीं स्कूल तक पढ़ी महिलाओं में प्रजनन दर 1.8% है, जबकि ग्रेजुएट महिलाओं में प्रजनन की दर 1.7% तक देखी गई है। तो यकीनन इन आंकड़ों के जरिए कम से कम इस बात को आप समझ सकते हैं कि महिलाओं का साक्षर होना कितना जरूरी है और साक्षरता का सीधा असर इस प्रजनन दर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इन आंकड़ों के जरिए। और यही बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से बिहार के संदर्भ में कही गई है कि महिलाएं अगर साक्षर होंगी, पढ़ी लिखी होंगी तो प्रजनन दर पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। वहीं जनसाली सियासत से बाहर आइए असम पर नजर अब गड़ा देते हैं, क्योंकि असम में भले ही नई सरकार बनी हो, मगर असम के जरिए 5 राज्यों में सरकार बनाने का नया दांव चला गया है। इस नए दांव का नाम है मवेशी संरक्षण विधेयक। इस विधेयक को असम की सरकार ने पेश कर दिया है। इस विधेयक में क्या है, जब आप समझेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि गाय सिर्फ दूध नहीं देती, वो वोट के पके मीठे फल भी देती है। अब विधेयक पर सियासी ताब है, क्योंकि आने वाला चुनाव है। আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টোত এই বিষয়ে উল্লেখ আছে। 2 মাহে যথেষ্ট নহয়, এইবাৰ আমি কাউ প্ৰটেকশ্যন বিল, অহা মাহত পপুলেশ্যন। तो जैसा कि तय था और जैसा असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया था और जैसा असम में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, बिल्कुल वैसा ही हो गया। असम विधानसभा में हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पेश कर दिया। काउ प्रोटेक्शन बिल आज विधानसभा में हम लोग लाया है, लेकिन डिबेट उसके थोड़ा दिन बाद होगा। डिबेट में साफ होगा क्या लाया है क्या नहीं लाया है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, कोई असंभव, कोई असंवैधानिक ये सब वहाँ में नहीं है। सो जब काउ प्रोटेक्शन बिल का ऊपर डिस्कशन होगा, लोगों को पता चलेगा। विधेयक पर जब चर्चा होगी तब होगी, लेकिन विधेयक में है क्या वो जान लीजिए। विधेयक के हिसाब से गाय का वध तभी किया जाएगा जब वो अस्थायी रूप से अक्षम हो। गोवंश के वध के लिए प्रमाण पत्र जरूरी होगा जो बताएगा कि मवेशी 14 साल से ज्यादा का है। सिर्फ मान्यता प्राप्त बूचड़ खानों को ही मवेशियों के वध की अनुमति होगी। किसी भी मंदिर या वैष्णव मठ के 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस की बिक्री नहीं होगी। गोमांस की बिक्री सिर्फ चुनी हुई जगहों पर ही होगी। गोमांस की बिक्री के लिए जगह चुनने का आदेश सक्षम अधिकारी देंगे। इसके अलावा विधेयक में साफ तौर पर कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले या बैल, गाय, बछिया, बछड़ा, नर और मादा भैंस की अवैध तस्करी से जुड़े लोगों के लिए कठोर सजा का प्रावधान है। अगर किसी व्यक्ति को कानून के तहत दोषी ठहराया जाता है तो उसे 3 साल तक की कैद और 3 से 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा अगर वो पकड़ा गया तो यही सजा दोगुनी हो जाएगी।
बीजेपी सरकार के इस मवेशी संरक्षण विधेयक को विपक्षी अपनी नजर से देख रहे हैं। वो मान रहे हैं कि ये सिर्फ एक कोरी राजनीति है। काव देखिए वहाँ ये भी चलता है, आसाम में भी चल रहा था, इंडिया के बहुत सारे स्टेट है, इनके बीजेपी के गोवा स्टेट है, खूब धड़ल्ले से चल रहा है, और साउथ इंडिया के केरल वगैरह जाइए आप, खूब चल रहा है। लेकिन ये सेंट्रली कोई बिल तो ला नहीं पाएंगे। विपक्षी मानते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरह से गाय को लेकर कानून बनाए गए, असम उसी राह पर है। लेकिन बीजेपी के कई राज्य ऐसे हैं जहां धड़ल्ले से बीफ बिकता है। बीजेपी वहां रोक क्यों नहीं लगाती? साथ ही बीजेपी को ये नहीं मालूम कि उसके इस विधेयक से अर्थतंत्र बिगड़ जाएगा। हालांकि इस पे इकोनॉमी अच्छा खासा इकोनॉमी डिपेंड है। जो हमारा आसाम एग्री बेस्ड स्टेट है, आपको मालूम है यहाँ मोर देन 70% आदमी जो है लोग हैं वो एग्री बेस्ड है। इनके पास एक कैटल्स है, इनके पास एक गाय भेल भैंस ये सब है। अगर जो रेस्ट्रिक्शन ये ला रहे हैं, मैं थोरोली जाऊंगा तब आपको कहूंगा, जितना मैंने देखा तरह तरह के रेस्ट्रिक्शन इसमें है, उसमें अच्छा खासा नुकसान इन फार्मर्स को होगा। जो गौपालक है, दूध के लिए जो गाय पालते हैं उनको प्रॉब्लम होगा। हालांकि ये एक इलाके के लिए रेस्ट्रिक्शन, एक इलाके में आप छोड़ रहे हो, ये किस तरह की बात है? गाय संरक्षण को लेकर बीजेपी की नीति हमेशा से ही आक्रामक रही है। दुनिया के लिए गाय दूध देती होगी, लेकिन राजनीति के लिए गाय वोट भी देती है और कई बार तो सियासी चोट भी देती है। हेमंता नाथ, गुवाहाटी, आज तक। वैसे बीजेपी की राजनीति में गाय का बड़ा रोल रहा है, क्योंकि बीजेपी की सियासत हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचे। योगी ने विधि विधान से बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। दरअसल योगी आदित्यनाथ उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे जो पीएम मोदी के आगमन के लिए हो रही हैं। 15 जुलाई को प्रधानमंत्री वाराणसी जा रहे हैं, इसीलिए भक्तिभाव है, कहा ना, क्योंकि आने वाला चुनाव है। बाबा विश्वनाथ का दरबार है, मंत्रोच्चार है और महादेव की पूजा में लीन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महादेव के सामने पहुंचकर योगी ने प्रणाम किया, आसन लिया, बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया, दुग्धाभिषेक किया, दही चढ़ाया, अभिनंदन, वंदन, रोली, चंदन, फूल चढ़ाकर। बाबा विश्वनाथ के दरबार से योगी निकले तो सीधे बीएचयू के उस आईआईटी प्रांगण में पहुंचे जहां 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। योगी आदित्यनाथ ने यहां मंच से लेकर तोरण द्वार तक सबका निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। बता दें कि पिछले 2 महीने में योगी आदित्यनाथ 5वीं बार वाराणसी पहुंचे हैं और पिछले 8 महीने से पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी नहीं गए हैं। 8 महीने बाद पीएम वाराणसी जाएंगे, 1550 करोड़ की 300 परियोजनाओं की सौगात देंगे और भारत और जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष ऑडिटोरियम का लोकार्पण करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जनसभा का आयोजन है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस के साथ पब्लिक के बीच में लोकार्पण और शिलान्यास वाराणसी के विभिन्न प्रोजेक्ट्स के किए जाएंगे। उस कार्यक्रम को बीएचयू के आईआईटी ग्राउंड में रखा गया है, जो बहुत ही खुला हुआ ग्राउंड है और जहां पे सारे सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड को लेकर बीएचयू के डॉक्टरों से मंत्रणा भी करेंगे। पहली नजर में योगी और मोदी का वाराणसी दौरा एकदम सामान्य सा दौरा लगता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी सामान्य नहीं होता। यूपी की राजनीति चुनावों को लेकर चटक हो रही है। पंचायत चुनावों और ब्लॉक के चुनावों में बीजेपी ने जिस तरह से जीत दर्ज की है, उससे बीजेपी की बाँछें खिली हुई हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार भी बीजेपी यहां 300 सीटों के पार जाएगी। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के माध्यम से, प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी प्रदेश सरकार के माध्यम से जो काम किया गया है, उस काम के बूते हमें पूरा भरोसा है कि हम 2022 में फिर 300 से ज्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी भी लगातार अपने नेताओं और महासचिवों के साथ
बैठक कर रही है। जाहिर सी बात है कि बिसाते बिछ रही हैं और ऐसे में वाराणसी को एक बार फिर से अगर बीजेपी अपना पावर सेंटर बना दे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। यूपी में सियासी बिसाते बिछ रही हैं, लेकिन पंजाब में कांग्रेस की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। चुनाव का मौसम है, सियासत गर्म है, हर कोई अपनी चाल चल रहा है, लेकिन पंजाब में सिद्धू का खेल किसी को समझ में नहीं आ रहा। गुरु के हर ट्वीट पर नया ट्विस्ट आ रहा है। सिद्धू ने अपने आम आदमी पार्टी की शान में कसीदे पढ़कर चल दिया है नया दांव, क्योंकि आने वाला है चुनाव। जो कह रहे हैं नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमारे जैसे मिलेगा। बहुत ताली ठोको, बहुत ताली ठोक ली, बहुत शायरी ठोक ली। आजकल गुरु ट्विटर पर ट्वीट ठोक रहे हैं। हमारे विपक्षी आम आदमी पार्टी ने हमेशा पंजाब के लिए मेरे विजन और काम को पहचाना है। 2017 से पहले की बात हो, बेअदबी, ड्रग्स, किसानों के मुद्दे, भ्रष्टाचार और बिजली संकट का सामना पंजाब के लोगों ने किया और इन मुद्दों को मेरे द्वारा उठाया गया। आज जैसा कि मैंने पंजाब मॉडल पेश किया, ये स्पष्ट है कि वो जानते हैं कि वास्तव में पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है। अब आप सोचिए सिद्धू ने इस ट्वीट में किसे ठोका है? उस कांग्रेस को जहां अमरिंदर के साथ घमासान को विराम लगाने की अटकलें आ रही थी, या फिर उस आम आदमी पार्टी को, क्योंकि इस ट्वीट के बाद सिद्धू ने एक और ट्वीट ठोका। हमारा विपक्ष मेरे और अन्य वफादार कांग्रेसियों को लेकर बातें कर रहा है। तुम अगर आप आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। करीब 1 घंटे के अंदर किए गए सिद्धू के 2 ट्वीट, जिन्होंने पंजाब की सियासत को गर्म कर दिया। जो सिद्धू साहब रोज ट्वीट करते हो बिजली के समझौते आए हो जाएंगे, आए कर लें करना, एक फिर लारसन एंड टर्बो ते विधानता बारे भी एक ट्वीट बनता है हुण। पर मैं नाल नाल तुहानूं दसना भी चाहुंदा कि ट्वीट करने वेले ये सोच लियो, ये ट्वीट सीधा जनपथ जाऊगा राहुल दे घरे, करके देख लो। फिर मैं उन्होंने सवाल करदा सिद्धू साहब नूं। सिद्धू पहेलियां बुझा रहे हैं और सियासी पार्टियां अपने मायने निकाल रही हैं। पंजाब की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले सिद्धू नाम का ट्विस्ट आता है। पिछले चुनाव में जब ये आग भड़की तो आपकी एंट्री हुई, लेकिन बाजी कांग्रेस ने मारी। इस बार फिर आम आदमी पार्टी और सिद्धू के बीच आईपीएल शुरू हो चुका है। सिद्धू पहेलियां बुझा रहे हैं, लेकिन टीम का नाम खुलकर नहीं बता रहे हैं। सिद्धू सियासत के मैदान के भी गुरु हैं। अच्छे से ठोक बजाएंगे तब ताली बजवाएंगे। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। 6 महीने के बाद ही पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह सुलझा नहीं पा रही है। वहीं मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी अभियान छेड़े हुए है। 7 जुलाई से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग शहरों में महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई की महामारी ने हमारा बट्टा बिठा दिया, आम आदमी की जेब हो गई है सफाचट। कैसे सफाचट नहीं होगी जेब? तेल महंगा है, खाने वाला भी, जलाने वाला भी। आटा महंगा है, दाल महंगी है, दूध महंगा है, चावल महंगा है, चीनी महंगी है। आना महंगा, जाना महंगा, रसोई का खाना महंगा। कैसे सफाचट नहीं होगी जेब? आम आदमी की जेब हो गई है सफाचट। इसी सांस तोड़ महंगाई के विरुद्ध कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक रखा है। 7 जुलाई से 17 जुलाई तक अलग अलग शहरों में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर में महंगाई के खिलाफ बैलगाड़ी चली। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ताली, थाली, घंटी, शंख और बर्तन बजाकर पीएम मोदी पर व्यंग कसा। हम भीख मांग के और जो ब्लड हस्ताक्षर गांव-गांव पेट्रोलों को, डीजलों, जो पेट्रोल पंप है, गैस एजेंसी है, वहां पे जाएंगे, ब्लड हस्ताक्षर की आज से अभियान शुरुआत करेंगे। उसके बाद में इस अभियान को गांव स्तर तक पहुंचाएंगे। बस्ती में पेट्रोल डीजल के दामों का विरोध इस तरह से हुआ कि बैलगाड़ी पर बाइकें लाद दी गई और चल पड़ी बैलगाड़ी। पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही चल रही है।
पिछले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। कई घर सैलाब में बह गए हैं। बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन से सड़कों पर पहाड़ों का मलबा आ गया है। नुकसान का आकलन करने के लिए आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद मौके पर पहुंच गए थे। यह है पहाड़ तोड़ तबाही। पहाड़ों का सीना चीरकर निकलता सैलाब, पहाड़ों पर जल प्रलय का मंजर। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों ने ऐसी तबाही शायद ही कभी देखी होगी। सैलाब ने ऐसा कहर बरपाया जिसमें घर बार बह गए। बड़े बड़े दरख्त जड़ों से उखड़कर पानी में समा गए। पहाड़ों में सैलाब की ऐसी धार जिसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो सैलाब के साथ बह गया। हिमाचल की कांगड़ा घाटी में बादल फटने के बाद हुई तबाही का मंजर ऐसा है जिसकी तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। धर्मशाला के मांझी खड्ड में 3 मंजिला 2 मकान देखते ही देखते सैलाब के आगोश में समा गए। सैलाब की तेज धार पूरा मलबा अपने साथ बहा ले गई। मकान के एक कोने को एक मजबूत पेड़ ने संभाल रखा था। ये पेड़ सैलाब की लहरों में समाया तो सब कुछ तबाह हो गया। कांगड़ा जिले में कल बादल तोड़ तबाही का मंजर बेहद खौफनाक था। बादल फटने से जो सैलाब आया उसमें मैक्लोडगंज के पास भक्सुनाग में तमाम कारें माचिस की डिबिया की तरह बहने लगी। धर्मशाला से सैलाब तो गुजर गया, लेकिन यहाँ तबाही के मंजर अब भी देखे जा सकते हैं। मेरे पीछे धर्मशाला का बोह गांव है जो रोलेहड़ पंचायत के अंतर्गत आता है। देख सकते हैं इस वक्त भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये घटना सोमवार दोपहर 12 साढ़े 12 बजे की है। एक महिला की जो शव था वो बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा अभी भी 8 से 9 लोग इस मलबे में फंसे हो सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासन अभी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। 5 लोग यहाँ जो है उनका रेस्क्यू किया गया है। जो सूचना और ज्यादा और जो मिली है अभी तक लगभग 9 लोगों के मिसिंग होने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारी कोशिश यही है कि जो मिसिंग है उनको हम किसी तरह से भी निकाल सके। चंबा में मूसलाधार बारिश से पठान भरमौर एनएच पर केरू के पास पहाड़ दरक गया। पहाड़ी मलबे से भरा पानी जब हाईवे पर बहने लगा तो लोगों की चीखें निकल गईं। हमारा जो बुलडोजर है वो यहीं पे तैनात रहता है हमेशा। तो जैसे ही स्लश आता है वैसे ही इसको ओपन किया जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक को थ्रू किया जाता है। तो जो स्लश है वो कॉन्टिन्यूसली आ ही रहा है। तो हम इसको कोशिश करें कि हम इसको खोलते जाएं जैसे जैसे स्लश आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सैलाब के साथ बह रहे मलबे के बीच एक कार फंस गई, जिसे जेसीबी मशीन से घंटों की मशक्कत के बाद हटाया गया। हिमाचल प्रदेश में बादल तोड़ तबाही के साथ बड़े पैमाने पर भूस्खलन के मामले सामने आए हैं। 25 सड़कों पर भूस्खलन की वजह से आवाजाही बंद है। धर्मशाला में मृत्युंजय के साथ अशोक रैना, कांगड़ा, आज तक। हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड में बारिश के दूसरे दौर में जगह जगह जमकर तबाही हुई है। उत्तरकाशी में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है, जिसके जगह जगह गाड़ियां जिसके कारण जहां की तहां खड़ी रह गईं, कहीं बढ़ गईं, कहीं पहाड़ी नदियों और नालों में अचानक पानी भर जाने से लोगों की जान भी जोखिम में पड़ गई है। झमाझम बारिश बाबा केदारनाथ धाम की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही। 2 दिनों से केदारनाथ धाम में जबरदस्त बारिश हो रही। बारिश की फुहारों के बीच ऐसा लग रहा है जैसे बाबा केदारनाथ का दरबार धुंध के गुबार में छिपा हो। वहीं रात में बिजली की रोशनी में बारिश में तरबतर केदार धाम का रूप अलग ही देखते बनता है। उत्तराखंड में 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते बड़े पैमाने पर भूस्खलन हो गया है। उत्तरकाशी में दर्जन भर सड़कों पर ट्रैफिक बंद हो गया है।
जगह जगह गाड़ियों की कतारें लगी। टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर में जियालगढ़ पुल के पास एक कार नाले में बह गई और पुल के पिलर में अटक गई, जिससे पिलर को भी नुकसान पहुंचा है। बागेश्वर में भारी बारिश से सरयू और गोमती नदियां कहर बरपा रही। नदी का मलबा सड़क पर आने से 13 सड़कें बंद हो गईं। 30 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। उत्तराखंड में नाले के उफान और उसमें फंसी जान की जरा ये तस्वीर देखी। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड के विकास नगर के कोठा तालसी छानी का है। यहाँ अमलावा छानी के लोग बरसाती नदी पर बनी पुलिया पार कर रहे थे, लेकिन इस बीच अचानक पानी का तेज बहाव आया और पुलिया बह गई, जिसके चलते पुलिया पार कर रहे लोगों की जान आफत में फंस गई। देखिए जरा ये तस्वीरें, जरा सी चूक हुई तो जान का खतरा है, लेकिन इसके बावजूद 2 महिलाओं को नाला पार कराने की कोशिश की जा रही है। मुसीबत ऐसी विकराल है कि बचाने वालों की भी चीखें निकल रही। ये देखिए, इस महिला के पांव उखड़ने लगे तो कैसे लोगों के होश उड़ गए। किसी तरह उसे मौत के मुंह से खींचकर लोग किनारे पर लेकर आए। दूसरी महिला की हालत खराब थी। जैसे तैसे ये महिला भी किनारे पर आई। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये नजारा देखकर तो कोई भी कांप उठेगा। और ये नजारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का है, जहां सिद्धपीठ मां शाकंभरी नदी में आई अचानक बाढ़ में श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई। दर्जनों लोगों की जान अटक गई। ड्राइवर को पानी का अंदाजा नहीं था। बीच धार ट्रैक्टर बंद हो गया। आसपास के लोगों ने श्रद्धालुओं की जान बचाई। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज, विकास नगर से टीना साहू के साथ जगदीश पांडे, बागेश्वर आज तक। उधर बिहार में अभी बाढ़ का पहला दौर भी ठीक से बीता नहीं था, दूसरा दौर भी आ गया। मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज समेत करीब दर्जन भर जिलों में बाढ़ की स्थिति है। मोतिहारी में तो देखते ही देखते एक सड़क टूटकर सैलाब में समा गई। बाढ़ के बीच कोरोना टीकाकरण अभियान कहीं रुक न जाए, इस नाते नाव के जरिए टीकाकरण की टीमें जगह जगह पहुंच रही हैं। ये देखिए सड़क पर दरार और ये पूरी तरह से फट गई सड़क। कैमरे के सामने 2 फाड़ हो गई सड़क। बिहार के मोतिहारी के मधुबनी घाट में देखते ही देखते एक सड़क ने पानी की तेज रफ्तार के सामने जल समाधि ले ली। मधुबनी में बाढ़ की तबाही में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मधुबनी घाट रोड के बांध के नीचे रहने वालों की जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई है। घर बार डूब गया है, खेत खलिहान डूब गए हैं, किसानों की उपज पानी में चली गई है, लोगों के घर टापू में तब्दील हो गए हैं। गंडक नदी में उफान के चलते बिहार के गोपालगंज में गांव के गांव डूबे हुए हैं। कई गांव तो टापू में तब्दील हो गए हैं। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। आवाजाही का एकमात्र साधन बस नाव है। गांव का हाल यह है कि झोपड़ियां पानी में बह गई हैं। कई पक्के मकान भी टूट गए हैं। जो मकान बचे हैं उनमें भी मलबा भरा पड़ा है। करीब 3 महीने से यहाँ के लोग विस्थापितों वाली जिंदगी जी रहे हैं। जो मिलता है वो खाते हैं, नहीं मिलता है तो इधर उधर से दौड़ दुकान से ले आके खाते हैं, चिवड़ा मीठा खा कर रहते हैं। यहाँ तो कोई व्यवस्था सर है नहीं, चूल्हे में आँच भी नहीं भरता है, पानी घुस जाता है तो तिरपाल तान के उधर रहते हैं बांध के ऊपर जाकर, फिर पानी कम हो जाता है फिर आ जाते हैं। और इसे कहते हैं आपदा में अवसर। बिहार के बाढ़ ग्रस्त इलाकों में टीका वाली नाव के जरिए टीकाकरण किया जा रहा है। बिहार के दर्जन भर जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिसका असर कोविड टीकाकरण पर पड़ रहा है। सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में टीका वाली नाव चलवाना शुरू किया है। जो पीड़ित लोग हैं, जिनके घरों में पानी घुस चुका है, जिनके गांव में पानी घुस चुका है, वैसे लोग जो टीकाकरण केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अब स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वैसे गांव तक पहुंच रही है ऐसे नाव के जरिए, और इसका नाम दिया गया है टीका वाली नाव। और रोजाना जो है जो प्रभावित जिले हैं वहां पर ऐसे सैकड़ों जो टीका वाले नाव हैं वो चल रहे हैं। आज तक की टीम सोमवार को मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड पहुंची
और ऐसी ही एक टीका वाली नाव पर बैठकर बाढ़ ग्रसित भवानीपुर गांव पहुंची। बाढ़ आने से चारों बगल जो है रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण लोगों को जाना बहुत कठिनाई लगता था केंद्र पर। जो डरते थे कि कोरोना के सुइया से आदमी मर जाता है, ये होता है वो होता है, वो भी आके लिए हैं, बेहिचक लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। टीका वाली नाव का परिचालन मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और गोपालगंज जैसे जिलों में शुरू किया गया है। बाढ़ पीड़ित गांव वालों को सरकार की यह पहल काफी पसंद आई है। मोतिहारी से सचिन कुमार पांडे के साथ रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर, आज तक। इधर राजधानी दिल्ली में मानसून की आंख मिचौली आखिरकार खत्म हो गई। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की भी जान में जान आ गई। राजधानी में सुबह ही बादल घिराए और झमाझम बारिश हुई। तपती और प्यासी धरती पर बारिश की बूंदें पड़ी तो मौसम सुहावना हो गया। बारिश के लिए तरसती और तपती दिल्ली पर आखिरकार मानसून को रहम आ गया। लंबे इंतजार के बाद सुबह दिल्ली एनसीआर में काली घटाएं घिर आईं। फिर तो बादल झूम कर बरसे। गर्मी की मार से अकुलाए लोगों के कलेजे को ठंडक पहुंची तो मौसम भी खुशनुमा हो गया। आखिरकार दिल्ली एनसीआर में आ गया है मानसून, यानी जिसका सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार था। जिन काले घने बादलों का वो उसने दिल्ली और एनसीआर के आसमानों में डाल दिया है डेरा, और सुबह से धीरे धीरे रिमझिम फुहार दिल्ली को भिगो रही है, एनसीआर के अलग अलग इलाकों को भिगो रही है। इंतजार इसलिए भी था क्योंकि उमस और गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा था। दिल्ली में बादलों ने झमाझम बारिश की तो जगह जगह जल भराव हो गया। ये किसी के लिए मुसीबत का सबब बना तो बच्चों के लिए तो बहारों का मौसम आ गया। जरा देखिए तो दिल्ली के सोम विहार इलाके में बारिश के पानी में किस तरह मस्ती कर रहे हैं बच्चे। दिल्ली में झमाझम बारिश होते ही ध्यान आता है प्रहलादपुर अंडरपास पर, जहां हर साल जल भराव होता है। इस बार भी बारिश आई तो प्रहलादपुर अंडरपास लबालब हो गया, गाड़ियां फंस गई। वैसे भी झमाझम बारिश होने के चलते गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई और जगह जगह जाम लग गया। लेकिन बारिश की फुहारों ने दिल्ली का मौसम बदल दिया। साथ ही मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की भी लाज बच गई, क्योंकि बार बार उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हो रही थी। लगातार मौसम वैज्ञानिकों से इंद्र देवता के आंख मिचोली के बाद आखिरकार इंद्रदेव दिल्ली एनसीआर पर मेहरबान हुए। पिछले कई दिनों से दिल्ली में भारी गर्मी और उमस थी, जिस वजह से दिल्ली एनसीआर वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। मौसम विभाग का तो कहना है कि दिल्ली में अब 16 जुलाई तक ऐसे ही हल्की हल्की बारिश होगी। उसके बाद मूसलाधार बारिश के लिए तैयार रहे दिल्ली। अरविंद ओझा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक।